ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप हमारा ईएमआई चल रहा था, ईएमआई का BB4 आपका होमवर्क में था। तो बताइए, सोहम तो बोल रहा है डन, माधव बोल रहा है डन, ठीक है। तो डिस्कशन कर ले उसका आज हम, यार, है ना, ठीक है। आकाश भी बोल रहा है क्लियर है, कीर्ति बोल रही है ठीक है। तो अपन है ना बिगिनर बॉक्स का डिस्कशन कर लेते हैं अभी, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो बिगिनर बॉक्स 4, BB4 था मोशनल ईएमएफ का, वो आपके लिए होमवर्क था। BB4 फ्रॉम मोशनल ईएमएफ। तो 12 क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे, तो बताते जाओ क्या क्या समस्या है इसके अंदर। BB3 में भी 2 डाउट बता रहे बच्चे, एक मिनट, पहले BB4 कर लेते हैं, वो सामने मेरे, तो पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर BB3 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो BB4 का पहले बता दीजिए। यशवर्धन क्वेश्चन 7 बोल रहा है। क्वेश्चन 7 में क्या बोला है हमको, इंड्यूस करंट वर्सेस टाइम ग्राफ विल बी। तो इसमें आपको इंड्यूस करंट वर्सेस टाइम ग्राफ निकालने के लिए पहले तो ईएमएफ देखना पड़ेगा। अच्छा, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस करंट होगा। रेजिस्टेंस इसमें चेंज कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, बस एक लूप का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है वहां पर। तो ईएमएफ कैसे चेंज हो रहा होगा, बिल्कुल वैसे ही करंट का ग्राफ होना चाहिए। अब ईएमएफ का ग्राफ सोच लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ट्राइंगल जैसे से बाहर आएगा तो ईएमएफ कैसे चेंज करेगा, है ना, वो सोच लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ट्राइंगल जब बाहर आएगा तो उसकी जो लेंथ इफेक्टिव दिखेगी आपको कम होती जाएगी, है कि नहीं। वो जब ट्राइंगल कुछ डिस्टेंस बाहर आ चुका है तो अब ट्राइंगल की इतनी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ ये डिस्टेंस हो जाएगी। ये डिस्टेंस अगर तुमने लिख दी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। एरिया क्वाड्रेटिक इन टाइम होगा, डिफरेंशिएट करने पर लीनियर बन जाएगा। हाँ, सो हम बिल्कुल सही। यशवर्धन बोल रहा है d5/dt तो कांस्टेंट होना चाहिए ना। क्यों बेटा, d5/dt कांस्टेंट होना चाहिए, क्यों? ऐसा कुछ भी बोलना नहीं कभी भी, जो भी आप समझ रहे हो, जो भी आपको लग रहा है कि ऐसा होगा, तो प्रूव इट मैथमेटिकली। यशवर्धन, तो आपने कैसे बोल दिया कि d5/dt कांस्टेंट होगा टाइम के साथ? सर बिकॉज स्पीड कांस्टेंट है। तो स्पीड कांस्टेंट होने से फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट क्यों होगा? कुछ भी नहीं बोलना है हमको, फाइंड करो हमेशा, है ना, ऐसा कोई एज्यूम मत कर लो कभी भी। vt डिस्टेंस चलेगा लूप इन टी टाइम, ये डिस्टेंस vt, तो ये हाइट जो बचेगी वो ओरिजिनल हाइट मान लो h थी, ओरिजिनल हाइट h थी, तो h माइनस vt बचेगी। ये हाइट अगर h माइनस vt है तो इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा ना एरिया। तो ये h माइनस vt है तो इसका ही कंपोनेंट ये आएगा, tan थीटा वगैरह कुछ करके, तो इसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा ना एरिया। तो एरिया में टी स्क्वायर की डिपेंडेंसी है, ठीक है। हाँ, एरिया में टी स्क्वायर की डिपेंडेंसी है, तो एरिया टी स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, तो फ्लक्स जब उसको रेट ऑफ चेंज निकालेंगे फ्लक्स का तो टी पे डिपेंडेंट लीनियर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए लीनियर वेरिएशन होना चाहिए ईएमएफ का। तो बी जैसा ग्राफ होना चाहिए, बी में लीनियर है, ए में लीनियर है, पर ए में कांस्टेंट बता दिया तो वो तो गलत है। तो डिक्रीजिंग होना चाहिए क्योंकि जैसे इसमें इफेक्टिव लेंथ कम होती जा रही है, ठीक है। ये हो गया 7। इसके अलावा मुझे 9th भी दिख रहा था किसी का, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। नहीं, हाँ, 9th और 7th, 5th, 5th और देख लेते। A uniform magnetic field exists in a space given by this expression. A rod of length 5 meter is placed along y-axis, is moved along x-axis with constant speed. The induced EMF in the rod will be. तो फॉर्मूला लगाओ, L वेक्टर डॉट V क्रॉस B। थर्ड अभी डिस्कस नहीं हुआ। L वेक्टर डॉट V क्रॉस B, लेंथ 5 मीटर है along y axis, तो लेंथ वेक्टर हो जाएगा 5j कैप। वेलोसिटी वेक्टर देखो उन्होंने 1 मीटर पर सेकंड बोली है, और किस डायरेक्शन में बोली है उन्होंने, along x axis, तो I कैप, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। तो 5th में और क्या समस्या है? ये अब इसको आगे कर पाओगे क्या आप फॉर्मूला लगा के? क्लियर है, ठीक है। 7th हो गया, 5th हो गया, 9th और बोला था। तो स्क्वायर लूप एबीसीडी, सर थर्ड का सी होगा ना आंसर, थर्ड पे आते हैं अपन, एक बार 9th कर ले। स्क्वायर लूप एबीसीडी ऑफ एज ए मूव्स टू द राइट विद वेलोसिटी v पैरेलल टू ab, there is uniform magnetic field of magnitude b directed into the paper, the region between pq and rs only.
1, 2 and 3 are the 3 positions of the loop. तो induced EMF of the loop has a magnitude BAV in all 3 positions. Induced EMF 0 in the position 2. ये सब कुछ पूछा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन जो 9th है ना, कुछ कुछ ऐसा ही 3rd वाला भी है। 3rd और 9th में लेकिन कुछ फर्क है। क्वेश्चन नंबर 9th में हमें जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन दिया है उसकी विड्थ ज्यादा दिए और जो लूप है उसकी साइड लेंथ कम दिए, ऐसा कुछ। अब इसमें तुम धीरे धीरे टाइम के साथ लूप को अगर आगे बढ़ाओगे, इफ दिस लूप इज गोइंग फॉरवर्ड, तो इसका अगर हम डायग्राम बनाए, थोड़ी सी देर बाद ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाने लग जाएगा लाइक दिस, और थोड़ी देर बाद पूरा अंदर पहुंच जाएगा, और थोड़ी देर बाद अंदर ही मूव कर रहा होगा। फिर एक समय ऐसा आएगा जब इस एज को टच कर जाएगा, एक समय आएगा इस एज से बाहर निकल जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, और एक टाइम पे तो पूरा बाहर आ जाएगा। तो अगर आप डिफरेंट टाइम पे सिचुएशंस को ड्रॉ कर लो तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो जब बाहर था तो फ्लक्स 0, जैसे अंदर आने लगा तो इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड से ये देखो ये एरिया जिसमें फ्लक्स लिंक हो रहा है वो बढ़ रहा है, उसके बाद फिर वो एरिया कांस्टेंट है। इस पोजीशन से इस पोजीशन आने तक, यहाँ से यहाँ आने तक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, देखो क्योंकि लूप पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है तो कोई फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, बी इनटू एरिया लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स कांस्टेंट, उसके बाद फिर फ्लक्स कम होने लगेगा, देखो यहाँ फ्लक्स कम हो रहा है, तो पहले फ्लक्स बढ़ रहा है, फिर फ्लक्स कांस्टेंट, फिर फ्लक्स कम हो रहा है। अगर तुम फ्लक्स का ग्राफ देखो ना विथ टाइम तो ऐसा कुछ है, फ्लक्स का ग्राफ विथ टाइम ऐसा कुछ है। अगर ये फ्लक्स का ग्राफ है तो ईएमएफ का ग्राफ देख सकते हो, ये होना चाहिए ईएमएफ का ग्राफ माइनस डी∅dt से। बोलो कुछ समझ में आ रहा है? बुराउद्दीन बोल रहा है करंट की डायरेक्शन क्लियर नहीं है। नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। तो 9 समझ में आया? अब देखो करंट की ये ईएमएफ की डायरेक्शन चेंज होना मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ईएमएफ की डायरेक्शन चेंज होना तो करंट की चेंज हो जाएगी। तो अब 9th का ए जो है उसमें बोला है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप हैज अ मैग्नीट्यूड बीएवी इन ऑल 3 पोजीशन, तो ये तो गलत है क्योंकि जो बीच वाली पोजीशन है उसमें तो ईएमएफ 0 है। बी में बोला इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0 इन पोजीशन 2, ये सही है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एंटी क्लॉकवाइज इन पोजीशन 1, तो पोजीशन 1 में ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी? देखो वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, v क्रॉस v ऊपर होगा, तो ये डायरेक्शन ऐसा करंट फ्लो कराएगी व्हिच इज एंटी क्लॉकवाइज। तो यस दिस इज करेक्ट, समझे क्या? करंट के डायरेक्शन देखो आप, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, ऐसा ईएमएफ आया तो ऐसा करंट आएगा। क्लियर हो रहा है क्या पॉइंट? ये इन दिस साइड ईएमएफ इस डायरेक्शन में आ रहा है जिससे इंड्यूस करंट इस तरह से आएगा, तो ऐसा इंड्यूस करंट दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्टेड, ठीक है। हाँ लेंस लॉ से भी देख सकते हैं, बिल्कुल सही, लेंस लॉ से भी देख सकते हैं कि अंदर प्लेन के अंदर की तरफ जो फ्लक्स है वो बढ़ रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए ऐसा ऐसा इंड्यूस करंट आना चाहिए। अंदर का फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको अपोजिशन के लिए बाहर की तरफ हमें फ्लक्स बनाना पड़ेगा, आउट ऑफ द प्लेन फ्लक्स बनाना पड़ेगा। फॉर दैट आउट ऑफ द प्लेन फ्लक्स द सॉरी फॉर दिस काइंड ऑफ फ्लक्स इस तरह से करंट आना चाहिए, ठीक, बिल्कुल सही। बुराउद्दीन इज दिस क्लियर? ओके ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ इज क्लॉकवाइज इन पोजीशन 3, अब तो ये भी दिख जाएगा, है ना। अब मुझे क्वेश्चन 3 पूछ रहे थे बच्चे, तो 3 में बोला है द टाइम फॉर विच द ईएमएफ इज इंड्यूस इन द सर्किट, टाइम फॉर इंड्यूस ईएमएफ इन द सर्किट। तो देखो जब वो लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा होगा तब तक ईएमएफ आएगा, और तब जब वो बाहर जा रहा होगा तब ईएमएफ आएगा। ड्यूरिंग दिस टाइम इन दिस टाइम ईएमएफ आएगा। ये टाइम कितना होगा वो सोच लो। लूप की साइड लेंथ देखो बी तो ज्यादा है और ए कम है, तो लूप की जो फ्रंट वाली साइड है ना, अगला जो क्वेश्चन है ना उसमें थोड़ा सा डायग्राम ये चेंज हो गया है। दिस लूप इज क्वाइट वाइड, ये ऐसा कुछ लूप है,
तो वो लूप है ना, क्या हो रहा है कि जब यहाँ टच कर रहा है स्टिल उसका कुछ हिस्सा बाहर है, ऐसा कुछ है। तो जब तक वो यहाँ से बाहर नहीं निकलता, जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो फिर फ्लक्स चेंज होना चालू हो जाएगा। तो लूप की जो फ्रंट साइड है वो ये बिट से जब ट्रेवल करेगी, केवल उसी में फ्लक्स चेंज होगा। तो शुरुआत में फ्लक्स चेंज होने का टाइम जो होगा वो a बाई बी हो जाएगा। ए डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम जो लगेगा, लूप की जो फ्रंट साइड है वो यहाँ से यहाँ पहुंची है, यहाँ से यहाँ, ए डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगेगा a बाई बी। आ रहा है क्या ये? चलो बच्चे बोल रहे क्लियर है, वेरी गुड। और देखो इस टाइम और बचा हुआ ये वाले टाइम में भी ईएमएफ आएगा, हाँ इधर भी ए बाई बी का टाइम होगा, तो टोटल आंसर 2 ए बाई बी होना चाहिए। ठीक है, चलो और कुछ डाउट बच रहा है इन 12 क्वेश्चंस में? सेकेंड conducting rod AB of length 1 meter is moving at a velocity 4 meter per second making angle 30 degree with its length. Uniform magnetic field 2 Tesla exists in the direction perpendicular to plane of motion then. अब दो चीज पूछी है, एक तो देखो कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पर है और कितना ईएमएफ है। तो ईएमएफ तो क्वेश्चन ईएमएफ तो अपन निकाल सकते हैं ना, बी एल बी तीनों परपेंडिकुलर ले लो। वेलोसिटी 30 पर है, उसका परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, v sin 30। तो v sin 30 इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड है ना, वेलोसिटी कितनी दी है 4, तो 4 इंटू साइन 30 इज हाफ, है ना, ये हो गया v sin 30 इंटू लेंथ कितनी दी है रॉड की 1 मीटर और मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला। तो कितना आ गया देखो, ये 2 से 2 कैंसिल, 4 वोल्ट आ गया। तो ये क्या 4 वोल्ट का ईएमएफ आ गया, है ना। अब डायरेक्शन v क्रॉस v, वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी की डायरेक्शन को जैसे एंगल पर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो v क्रॉस v ऐसा आएगा, उसको कंपोनेंट इधर की तरफ ये वाला एंड हायर पोटेंशियल पे आएगा। हो गया क्वेश्चन। चलो बिगिनर बॉक्स में और कुछ बचा है? बिगिनर बॉक्स में किसी का कोई डाउट? सर एक मॉड्यूल के पॉइंट में डाउट है ऑन पेज 44 सेकंड पॉइंट रिलेटेड टू सोलोनॉइड। क्या डाउट है? BB3 का 3 और 11 उस पर आते हैं पेज 44 सेकंड पॉइंट, पेज 44, हाँ उसका सेकंड पॉइंट। If current I increases with respect to time, no induced parameter in solenoid because no flux associated with solenoid. नो फ्लक्स नहीं होगा, जीरो वो फ्लक्स, गलत लिख दिया। अच्छा वो हॉरिजॉन्टल वायर में करंट है और सोलोनॉइड से फ्लक्स पूछ रहे हैं, हाँ तो सही तो बात है। क्वेश्चन में क्या है, देखो एक हॉरिजॉन्टल वायर है विच इज कैरिंग करंट और सोलोनॉइड इसके आसपास बनाई है उन्होंने, तो सोलोनॉइड इस तरह के लूप्स होते हैं। ये है सोलोनॉइड हमारी, सोलोनॉइड में कोई करंट नहीं है, ठीक है। अब क्या है, इस वायर से कोई भी फ्लक्स रिलेट होगा सोलोनॉइड से? बोलो, नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो फ्लक्स से रिलेट नहीं होगा तो कुछ भी इंड्यूस्ड ईएमएफ वगैरह नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो अब BB3 का कुछ डाउट आया था मेरे पास, 511, हाँ BB3 का 5 तो लास्ट क्लास में अपना हो चुका था ना आई थिंक, नहीं हुआ तो फिर बता देता हूँ। BB3 के 5th में आपको जो लूप है, बस उसमें देखो कि फ्लक्स का क्या हो रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द लूप, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, magnitude of magnetic field is decreasing, so there is a loop of this shape, there is a loop of this shape with magnetic field into the board and this magnetic field is decreasing, तो ये डिक्रीज होगी, तो अपोज करने के लिए उसे सपोर्ट करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, वो कम हो रही है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो ऐसा करंट आना चाहिए, ऐसा करंट, तो लूप में ऐसा करंट घुमा दो लाइक दिस, हो गया सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर।
चलो आगे बढ़ते। उसका 11 बोला आपने। 11 मोशनल ईएमएफ सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग वायर इज प्लेस्ड इन YZ प्लेन एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग Z एक्सिस। सेमी सर्कुलर वायर का अपन को तो बस लेंथ वेक्टर चाहिए, वो Y एक्सिस के अलोंग हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर दे रखी है उन्होंने, Z एक्सिस के अलोंग, तो मोशन किधर करा दो, X एक्सिस के अलोंग, तो मोशनल ईएमएफ आ जाएगा। सिंपल। Y और Z में मोशन कराओगे तो ईएमएफ नहीं आएगा। ठीक है, चलो ओके। अब मेरे पास एक डाउट आया है विभव का कि इसमें हम लूप को रेक्टेंगल बना के भी कर सकते हैं क्या? नहीं, ये जो लूप है ना, ये आपको ऐसा देखकर लगता है कि दो रेक्टेंगल है, आपको ऐसा देख के लगता है दो रेक्टेंगल है, बट दिस इज नॉट टू रेक्टेंगल। ये बस ये लूप है हमारा, दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय लूप, है ना। आप ऐसा मत सोचना कि छोटा रेक्टेंगल बड़ा रेक्टेंगल दो रेक्टेंगल है, ऐसा मत सोचना। ये एरिया है, इस एरिया का फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है उसको कर लो। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसको खोल के भी कर सकते हो। यस, इस वाली साइड को नीचे खींच लो तो उससे भी हो जाएगा। बिल्कुल सही, सर्कुलर समझ के कर लो। यस बिल्कुल सही। भाई लेंज लॉ हमें लूप के शेप पे थोड़ी डिपेंडेंट होता है, लेंज लॉ तो बस एक अंदर की तरफ फ्लक्स कम हो रहा है तो उसे सपोर्ट करने के लिए ऐसा करंट चाहिए, तो ऐसा करंट नहीं दिया अपन ने, सिंपल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब और कोई डाउट मॉड्यूल में? BB4 तक 100% हो गए? यस ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन देना चाह रहा था आपको, स्टार्ट करते। सबसे पहले देखो ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम। एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के सामने यहाँ पर मैंने एक कंडक्टिंग रॉड रख दी। दिस इज अ कंडक्टिंग रॉड एंड दिस कंडक्टिंग रॉड इज मूव पैरेलल टू द वायर। वायर के बिल्कुल पैरेलल इसे मूव करा दिया मैंने। कितनी लेंथ की रॉड है? L लेंथ की रॉड है। ठीक है, कैसे रखी हुई वायर से? रॉड का जो नियर एंड है वो वायर से A डिस्टेंस पे, रॉड का नियर एंड वायर से A डिस्टेंस पे, एंड रॉड इज परपेंडिकुलर टू द वायर, परपेंडिकुलर टू द वायर। ठीक है, अब मैं रॉड को मूव कराऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रही है, तो मोशनल ईएमएफ आएगा। फाइंड कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, करो। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड। Find induced EMF in the rod. हाँ, इलस्ट्रेशन में भी है ये क्वेश्चन, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में मोशनल ईएमएफ फाइंड करना है। ठीक है, करो। एसटीबी में भी है, बिल्कुल सही। तो हमें इसमें ना वेरिएबल, हमने अभी तक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशनल ईएमएफ फाइंड करा है, तो ये क्वेश्चन हो गया जिसमें हम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, तो हम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड भी देख ले रहे हैं एक्चुअली इस क्वेश्चन में। ठीक है, और इजी है, आपने देखो आंसर भी आने लग गया मेरे पास, तो इजी है काफी। वायर से एक्स डिस्टेंस पे जाओ, वहां पे छोटा सा सेगमेंट लो dx विड्थ का, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखो वायर की वजह से विच विल बी इनटू द बोर्ड। ओके, कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, तो यहाँ छोटी सी लेंथ का पहले छोटा सा ईएमएफ लिखो, दैट शुड बी इक्वल टू BLV, because velocity, magnetic field and the small length vector are perpendicular to each other, so BLV. Now I just need to integrate this to get the net EMF, because all the EMF are in same direction, the direction of velocity,
and direction of magnetic field is same everywhere, so this EMF will be in same direction, so I can just integrate them. So हम इसे इंटीग्रेट कर दे तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ऊपर v dx by x इंटीग्रेशन लिमिट विल बी a to a plus l, आ गया ln of a plus l by वेरी इजी। सो हमने वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में भी मोशनल इमेज फाइंड कर दिया, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कुछ और दे देता तो भी कर सकते थे आप, तो किसी भी तरह का एक्सप्रेशन देता तो कर सकते हैं आप, है ना। चलो ठीक है, हाँ जस्ट मैथ थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मैग्नेटिक फील्ड में मोशन का तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं रोटेशनल ईएमएफ, वो रोटेशन ऑफ रॉड में जो ईएमएफ था ना उस पे बेसिक क्वेश्चन और दे रहा हूं। देखो दिस इज अ कंडक्टिंग स्मूथ रिंग, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, दिस इज रेजिस्टेंस लेस प्योर कंडक्टर एंड फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी मैंने एक रॉड प्लेस करी, दिस इज आल्सो कंडक्टिंग रॉड एंड देयर इज अ रेजिस्टेंस which is connected between the periphery of this ring and the center of the ring. There is a resistance connected between the periphery of the ring and the center of the ring. Okay, the resistance is R. Resistance is R. This rod is rotated like this with constant angular velocity omega. This rod is rotated like this with constant angular velocity omega. ठीक है, और देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग, देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग। तो अभी तक का डायग्राम क्या बना है, अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊं, इसको फ्रॉम टॉप शो करूं, सो दिस इज द कंडक्टिंग रिंग, दिस इज अ रॉड, दिस इज द रॉड, rod is rotated with angular velocity omega, there is a resistance between ring and the rod, this rod is rotated and there is uniform magnetic field which is directed like this perpendicular to plane out of the plane. Okay, so because of rotation of rod it will have some induced EMF, because of that induced EMF there will be some current in the circuit. Okay, because of that current this rod which is in magnetic field has some current, so it will experience some force, so because of that force it will have some torque, and because of that torque you need to apply some external torque on it. Find the external torque needed to maintain the constant omega. Find external torque needed to maintain omega. ठीक है, this is identical to the question that we have already done, जिसमें मैंने रॉड को मूव करवाया था कांस्टेंट स्पीड से, तो उसमें फोर्स पूछा था, मैं टॉर्क पूछ रहा हूँ, बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चन है। करो रेडियस, yes you will need radius, so you can assume the radius or the length of the rod is L, this distance is L, the radius of the ring is L. Okay, रचित क्या पूछ रहा है, किधर अप्लाई कर रहा है फोर्स एंड पर, कौन सा फोर्स, हम टॉर्क लगा रहे हैं बेटा, मैं टॉर्क पूछ रहा हूँ आपसे, टॉर्क क्या चाहिए, तो टॉर्क मैं किसी एंड पे थोड़ी लगाऊंगा, ठीक है। मैंने आपसे फोर्स नहीं पूछा है, मैंने टॉर्क पूछा है, तो टॉर्क का आंसर दीजिए। और ग्रेविटी वगैरह नहीं सोचना है, ग्रेविटी हैवी तो वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, तो यहाँ से नॉर्मल और बैलेंस कर देगा, ग्रेविटी के बारे में नहीं सोचना है। चलो कुछ बच्चों का जवाब आने लग गया, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 4r, नहीं कुछ मिस्टेक है, रॉड का मास लगेगा आपको आंसर में,
मास ऑफ रॉड m ले लीजिए, ये रॉड का मास m ले लीजिए, इफ इट इज रिक्वायर्ड। और अभी जो मुझे आंसर्स मिले अभी तक तो मुझे सही नहीं लग रहे, एक बार चेक कर लो अच्छे से आंसर्स आपके, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो। काफी बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, तो मैं भी स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना। देखो रॉड इज रोटेटिंग, इट विल हैव सम मोशनल ईएमएफ, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द बोर्ड, सो v क्रॉस b ऐसा आएगा, v क्रॉस b ऐसा आ रहा है, तो मोशनल ईएमएफ इज डायरेक्टेड लाइक दिस, motional EMF is directed like this. Okay, so because of this cell there will be current, induced current which will be directed like this. कितना होगा करंट, यहाँ जो EMF है that is b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2, ये EMF आया। और देखो ये EMF ये पेरिफेरी और सेंटर को कनेक्ट कर रहा है, between periphery and center there is a resistance R, between periphery and center there is a resistance R, so because of this EMF from periphery to center there will be some current in the external resistance, because this periphery is higher potential, from periphery to center there will be some current, and in the rod that current will be from center to periphery like this, इस तरह से करंट आ गया। now current carrying rod in magnetic field, current carrying rod in magnetic field, मेरे पास एक रॉड है जिसमें करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड में है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मोशन मैग्नेटिक फील्ड में है, फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, L क्रॉस B इस तरफ लग रहा है, L क्रॉस B ऐसा फोर्स लग रहा है, कहाँ शो करे वो, तो वो जो I L क्रॉस B फोर्स होता है, बिकॉज रॉड में सब जगह एक जैसा करंट है, मैग्नेटिक फील्ड सब जगह एक जैसी है, तो वी कैन अप्लाई दैट फोर्स ऑन द सेंटर। अदरवाइज अलग अलग जगह अगर अलग अलग फील्ड होती तो जहां छोटा छोटा फोर्स लिखते हैं अपन, अलग अलग जगह पे छोटा छोटा फोर्स लिखते हैं कितना कितना आ रहा है, अभी सेंटर पे लिख देंगे अपन ILB, और I अपन निकाल सकते हैं, दिस I इज दिस EMF बाय रेजिस्टेंस। यहां तक की बातें समझ में आई? चलो बच्चे बोल रहे यस। अब ये जो फोर्स लगा ना, ये देखो रॉड जिस पॉइंट पे हिंज करी है उसके अबाउट एक टॉर्क क्रिएट करेगा, ये फोर्स यहाँ से L/2 की डिस्टेंस पे है, तो इस फोर्स के टॉर्क को बैलेंस करने के लिए आपका एक्सटर्नल टॉर्क ठीक अपोजिट होना चाहिए और इस मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क के बराबर होना चाहिए, ठीक है। रॉड में करंट की डायरेक्शन नहीं समझ में आई? रॉड में करंट की डायरेक्शन मतलब बहुत इजी है, आप ईएमएफ की डायरेक्शन अगर देख लो तो करंट की डायरेक्शन बहुत इजी है। ईएमएफ की डायरेक्शन किधर है, पेरिफेरी इज एट हायर पोटेंशियल, तो फ्रॉम हायर पोटेंशियल पेरिफेरी टू लो पोटेंशियल सेंटर रेजिस्टेंस में करंट ऐसा होना चाहिए, और रेजिस्टेंस में करंट ऐसा है तो वही करंट रॉड में ऐसा होना चाहिए, है ना। भाई करंट की डायरेक्शन हमेशा है ना अपन बैटरी के अंदर नहीं डिसाइड करते, हम रेजिस्टेंस में डिसाइड करते हैं, तो रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्ट डिसाइड करके फिर आगे बढ़ना, ठीक है। तो अब इसका टॉर्क कितना होगा, ILB into L/2, दिस इज फोर्स, perpendicular distance from the axis is L/2, so torque should be ILB into L/2. now you just need to put the value of current, so you will get your answer. तो I की वैल्यू रखोगे b ओमेगा L स्क्वायर बाय 2r, b ओमेगा L स्क्वायर बाय 2r into L into b into L/2, थोड़ा सा अरेंज कर दो, you will get your answer. so L की पावर 4, डिनोमिनेटर में 4, b स्क्वायर ओमेगा L टू द पावर 4 बाय 4r, फाइनली आंसर आ रहा है। चलो यस, काफी बच्चों का सही दिख रहा है मुझको, अब बिल्कुल सही आया क्वेश्चन, ठीक है बच्चे बोल रहे यस, बहुत बढ़िया, है ना। अब ये बताओ इस क्वेश्चन में मैं अगर रॉड को इनिशियली टॉर्क नहीं प्रोवाइड करता, इसको सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करके छोड़ देता तो क्या होता, एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करके छोड़ देता तो क्या होता, शांतनु बोल रहा है स्टॉप, नहीं बेटा एकदम से थोड़ी रुकेगी, वो हमने जो रेल्स पे रॉड को मूव कराने का क्वेश्चन करा था उसको भी वेलोसिटी देके छोड़ते हैं तो सडनली थोड़ी रुक जाती, वो एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग वेलोसिटी का इक्वेशन आई थी वहां,
हाँ नहीं, टर्मिनल वेलोसिटी टाइप नहीं होगी, थोड़ा चल के अपोजिट हो जाती है, अपोजिट तो नहीं होगी, अपोजिट तो नहीं, एसएचएम भी नहीं करती। अरे हमने करा है ये क्वेश्चन, आप लोग ऐसे अजीब अजीब आंसर क्यों दे रहे हो? याद करो, रॉड को मैंने वेलोसिटी प्रोवाइड करके रिलीज कर दिया था, तो क्या होता था? इनफाइनाइट टाइम पे स्टॉप होती थी, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। तो वही की वही चीज तो ये है, एग्जैक्ट सेम चीज तो है ना? वहां पर लीनियर मोशन है, यहाँ एंगुलर मोशन है, बात तो एकदम आइडेंटिकल है यहाँ पर भी, ठीक है। तो जैसा यहाँ पर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आता है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ ओमेगा का एक्सप्रेशन आता है। बात समझ में आ रही है? यस, ओके, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन में मान लो मैंने ओमेगा नहीं दिया होता, स्टार्टिंग में मैंने ओमेगा नहीं दिया होता, इंस्टेड ऑफ दैट ओमेगा मैंने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी होती, मान लो ईएमएफ का सेल लगा दिया होता, तो क्या होता बताओ? ईएमएफ का सेल लगा दिया होता तो क्या होता? ये भी किया था हमने, बिल्कुल सही। इनफैक्ट जितने क्वेश्चन कल देखे थे ना, वो सारे सर्कुलर मोशन या रोटेशन मोशन में कॉपी पेस्ट हो जाएंगे सारे, ठीक है। हाँ, ठीक है, जितने क्वेश्चन कल करे थे ना, वो सबके सब यहाँ कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। वहां बस लीनियर मोशन था, यहाँ रोटेशनल मोशन हो जाता, ठीक। चलो, तो ये अब मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं करा रहा आपको वापस से, क्योंकि सब हमने करे हुए हैं, तो आप खुद कर सकते हो, तो करिएगा, आपको ऐसे भी मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन है ऐसे उसके अंदर, ठीक है, तो करिएगा। चलो, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो मोशनल ईएमएफ पर काफी क्वेश्चंस देख लिए अपन, क्वेश्चंस तो इनफाइनाइट होते देखो, तो हम करते जाएंगे, देखो क्वेश्चन बैंक ऐसे भी सब करेंगे तो सारे क्वेश्चन हमें मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो जो मेन बेसिक क्वेश्चन है जिनसे अपन थ्योरी बिल्ड कर सकते हैं, वो सब हो गए हमारे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते। तो हमने पढ़ा था कि कॉज ऑफ ईएमआई, कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम दो तरह से एक्सप्लेन करते हैं, एक तो मोशनल ईएमएफ, और दूसरा मैंने आपको बताया था इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, ठीक है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या केस होता है, इसको अच्छा समझने की कोशिश करते हैं। हमने जितने भी केसेस में ईएमएफ इंड्यूस देखा है, वहां या तो कंडक्टर का मोशन इन्वॉल्व होता है, तो अपन उसमें मोशनल ईएमएफ यूज करते हैं चीजों को समझाने के लिए, या वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का टाइम के साथ वेरिएशन होता है, मैग्नेटिक फील्ड का टाइम के साथ वेरिएशन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ठीक है, वी आर स्टडिंग इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपना पोर्शन हो चुका ऑलरेडी, अब आप ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मेरे पास एक रिंग ले लेता हूं मैं, तो बड़ी रिंग बनाते हैं। सपोज आई हैव अ कंडक्टिंग रिंग, इसको थोड़ा सा थिक दिखा दिया मैंने, थोड़ा सा थिक दिखा दिया क्योंकि इसके अंदर क्या है वो मुझे देखना चाह रहा था, तो इसको थोड़ा थिक दिखा दिया। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कंडक्टिंग रिंग, आप लिख सकते हो व्हाट इज दिस इज अ कंडक्टिंग रिंग, ठीक है। दिस कंडक्टिंग रिंग इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, this conducting ring is placed in uniform magnetic field, this conducting ring is placed in uniform magnetic field. Now there is no motion involved, and the magnetic field, by some external mechanism, magnetic field is changed with time, magnetic field is changed with time. So magnitude of magnetic field here is B, and dB by dt is not equal to 0, that is magnetic field is changing with time. This is a conducting ring. क्या होगा बताओ? हमने जो अभी तक पढ़ा है उस हिसाब से बताओ, आप इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है ये मत सोचो, जो अभी तक पढ़ा है फैराडेज लॉ जो पढ़े उसके हिसाब से क्या होना चाहिए बताओ, बोलो।
अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ क्या मिलना चाहिए? फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ आएगा, लूप कंप्लीट है, इंड्यूस करंट आएगा। सही बात है क्या? ठीक है, किस डायरेक्शन में करंट आएगा? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी बताओ? उसके लिए आपको मुझसे पूछना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज कैसा है। आप हाँ, डिपेंड्स ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बिल्कुल सही। ठीक है, सो सपोज मैंने बोल दिया कि ये पॉजिटिव था, dB by dt was greater than 0, that is field is increasing with time, dB by dt is increasing with time। ठीक है, अब बताओ, चलो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड है और वो बढ़ रही है, तो बढ़ने का अपोज करने के लिए आपको बाहर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसा करंट आना चाहिए, ऐसा करंट एंटी क्लॉकवाइज करंट आना चाहिए। सही बात है, एंटी क्लॉकवाइज करंट आना चाहिए। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज करंट आया तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका मोशन आप फील कर सकते हो, समझ सकते हो किधर होना चाहिए। जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कंडक्टर के अंदर, अगर करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, इंड्यूस करंट, तो दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सही बात है क्या? ठीक है भाई, करंट है अंदर, तो करंट के लिए चार्ज का फ्लो होना चाहिए। कंडक्टर में चार्ज क्या रहता है, हम जो नॉर्मल कंडक्टर बात करते समय फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इफ इंड्यूस करंट इज गोइंग लाइक दिस, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी गोइंग लाइक दिस। एम आई राइट? हाँ या ना? चलो सही बात है। ठीक है, अब ये बताओ, मुझे ये सोच के बताओ कि इलेक्ट्रॉन को मोशन कौन करवा रहा है? व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन? व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन? या हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी तो थोड़ा सोचो कि करंट लाने के लिए कंडक्टर में क्या क्रिएट करते थे? पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, थोड़ा सा सोचो, है ना, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, सोचिए अच्छे से। काफी बच्चों के मेरे पास रिप्लाई आए हुए हैं। तो मोशन ऑफ चार्ज ड्यू टू पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, रेस्ट पे इलेक्ट्रॉन को मोशन से इलेक्ट्रिक फील्ड से ही कुछ हो सकता है। यशवर्धन बिल्कुल सही बात। इलेक्ट्रिक फील्डिंग सेल, यस, उसके एंड्स के बीच में पोटेंशियल डेवलप करके। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा बच्चों का तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही रिप्लाई आया है। ठीक है, आई ऑल्सो एग्री विथ यू कि अंदर जो कंडक्टर के अंदर अगर मुझे चार्जेस है, फ्री चार्जेस, और उन्हें मुझे मोशन में लाना है, तो मोशन में लाने के लिए उन पर फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड फॉर दैट फोर्स आई नीड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन्स अगर मोशन में आ रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स फील कर रहे हैं। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होना चाहिए? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड? अपोजिट में होना चाहिए, बिल्कुल सही। जो करंट की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए। तो आपको हर जगह आपको ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखना चाहिए, इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखना चाहिए। मतलब हम जब मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज करते हैं, हम जब मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज करेंगे, तो कंडक्टर के अंदर
एक इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा दिख रहा है मुझे, एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को मोशन करा रही है जिससे करंट आ रहा है, राइट? है ना, बिल्कुल सही। सो ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ये सब हो रहा है। सो आई कैन से ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड there is some electric field produced, there is some electric field produced, and because of that electric field there is some induced current in this loop, because of that electric field there is induced current in the loop, है ना? और कोई तरीका नहीं हमारे पास एक्सप्लेन करने का। यहाँ क्यों आता है इंड्यूस करंट, यहाँ पर करंट क्यों आ रहा है? करंट आने के लिए डेफिनेटली कुछ फोर्स लगना चाहिए चार्ज पार्टिकल्स पे, वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से आ सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से यहाँ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। ठीक है, ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यहां से हमको समझ में आया कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब आप एक सेंटेंस जैसा बना के लिख सकते हो, whenever magnetic field changes with time, whenever magnetic field changes with time, it creates induced electric field, it creates induced electric field. Whenever magnetic field changes with time, it creates induced electric field, it creates induced electric field. चलो ये पॉइंट अभी क्लियर। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जिससे हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि करंट क्यों आ रहा है। अब जरा इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को समझने पे ध्यान देते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज समझने पे ध्यान देते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ चीजें पहले तो अज्यूम करके चलूंगा। मान लो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सिमेट्रिक थी। कैसे क्रिएट करी मैंने? तो मैंने कोई सोलोनॉइड ले ली, सोलोनॉइड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की होती है, उससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी है। तो बेसिकली आप ये इमेजिन कर सकते हो कि मेरे पास एक सोलोनॉइड थी और उसके अंदर मैंने ये लूप रखा हुआ था जिसका हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, और वो लूप सोलोनॉइड के अंदर रखा हुआ था। ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो। तो सोलोनॉइड विल क्रिएट सर्कुलर सिमेट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। सोलोनॉइड का क्रॉस सेक्शन देखोगे तो आपको सर्कुलर दिखेगा। तो सर्कुलर में एक जैसा होता है, सेंटर से r डिस्टेंस पे कहीं भी जाओ एक जैसा दिखेगा। तो देयर इज सर्कुलर सिमेट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा मान लो। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर डायरेक्शन में सिमेट्रिक थी, मतलब रेडियल डायरेक्शन में हर तरफ एक जैसी थी, तो देयर इज नो पॉइंट व्हिच कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिफरेंट इन दिस पॉइंट्स। एट ऑल पॉइंट्स बिकॉज ऑफ सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हो रही है वो सेम होना चाहिए। ये पॉइंट समझ में आया क्या? फिर से सुन लो। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज सिमेट्रिक तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस कंडक्टर शुड बी सेम। चेंज अलग होने का कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये बोला आपको कि इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुई है उसका मैग्नीट्यूड ई है, इस पॉइंट पे ई है, तो यहां पर भी ई होगा, यहां पर भी ई होगा, यहां पर भी ई होगा। इन सब पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बिल्कुल एक जैसा है। ये बात समझ में आई क्या? चलो सिमेट्री से बोल दिया मैंने। ठीक है, अब हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके वेक्टर्स को ध्यान से देखो। अगर मैं सब पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ज्वाइन कर दूं तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेगी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे तो डिफाइन होती है, किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन मूव करो, वहां से नेक्स्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मूव करो, तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट डायरेक्शन में मैं अगर मूव करूंगा तो सर्कुलर लूप बन जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो एक सर्कुलर लूप बन जाएगा। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी दिख रही है? यहाँ पर सर्कुलर लूप में दिख रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह की दिख रही है? मैंने अगर सर्कुलर सिमेट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ली, सिमेट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, तो सर्कुलर लूप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमने अगर सिमेट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ली है तो सर्कुलर लूप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आया। क्या हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कुलर लूप बनाती है? हमने देखा ऐसा? हमने इसको ये पॉइंट कभी देखा था क्या? नहीं, है ना? तो फिर ऐसा कैसे हो गया?
ये इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर लूप क्यों बना रही फिर? और एक और चीज, अच्छा हाँ बिल्कुल सही सोहम, नॉन कंजर्वेटिव है, बिल्कुल सही हो, क्योंकि ये चार्ज की नहीं है, बिल्कुल सही। ये कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय चार्जेस एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ओरिजिन ऑफ दिस टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर डिफरेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्रिएटेड बाय चार्जेस, वो कंजर्वेटिव होती है। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ये लूप में है, ये एक नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। एंड दिस इज जनरेटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको एक प्रॉपर्टी समझ में आई इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की, द मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है वो नॉन कंजर्वेटिव होती है। तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई, दिस इज नॉन कंजर्वेटिव, दिस इज नॉन कंजर्वेटिव, लिख लीजिए। हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी समझ में आई हमको कि नॉन कंजर्वेटिव है, दिस इज नॉन कंजर्वेटिव। अब ये नॉन कंजर्वेटिव है तो इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस हम डिफाइन कर सकते हैं क्या? बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको लिख लेना चाहिए, we cannot define potential difference, we cannot define potential difference for this induced electric field, we cannot define potential difference for induced electric field, we cannot define potential difference for induced electric field। ठीक है, क्या हम ईएमएफ डिफाइन कर सकते हैं इसके लिए? हाँ बिल्कुल सही कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो नॉन कंजर्वेटिव टाइप की होती है, ऐसा अपन ने पहले भी देखा है, हमने अभी मोशनल ईएमएफ में भी देखा था ऐसा कुछ केस, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन हमने बोल दिया था ईएमएफ है। हमने सेल पढ़ रहे थे तो वहां पर भी देखा था केमिकल रीजंस की वजह से चार्जेस जो मूव करना चाहते हैं तो उनको हम ऐसा सोच लेते थे कि वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ने मूव करा दी है एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वाज नॉन कंजर्वेटिव, उसके लिए ईएमएफ लिखा था हमने। तो बिल्कुल वैसे हम इसके लिए ईएमएफ डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो आप ये लिख सकते हो, वी कैन डिफाइन ईएमएफ फॉर दिस नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ ठीक है, वी कैन डिफाइन ईएमएफ फॉर दिस नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ईएमएफ कितना आएगा वो निकालते हैं, चलो ये ईएमएफ कितना आएगा वो निकालते हैं। ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ पे मैं कट लगा देता हूँ, यहाँ पे कट लगा देता हूँ, ईएमएफ निकालने के लिए मैं कट लगा देता हूँ। कोई मुझे बता सकता है मैं कट क्यों लगा रहा हूँ? तो मुझे बता सकता है कट क्यों लगा रहा हूँ? कुछ भी लॉजिक कट लगाने का कुछ दिमाग में आ रहा हो? करंट जीरो के लिए, सर्वेश ने बोला बिल्कुल सही है ना, टू स्टॉप द करंट, क्योंकि मैं चाहता हूं ओपन सर्किट सिचुएशन बनाना। ओपन सर्किट सिचुएशन में क्या बोल पाऊंगा कि यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही ईएमएफ था, मैं ऐसा बोल पाऊंगा ना। मैंने बहुत नैरो सा कट लगाया है, तो यहाँ जो ईएमएफ दिखेगा मुझे वो ऑलमोस्ट पूरे लूप का, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस दिखेगा वो ऑलमोस्ट पूरे लूप का ईएमएफ आ जाएगा ना। ठीक है, यस। तो अगर मैं यहाँ कट लगा दूं और मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालू इन दोनों पॉइंट का, तो दैट शुड बी इक्वल टू ईएमएफ इन द कंप्लीट लूप, इन द कंप्लीट लूप। ठीक है, अब जब मैं कट लगा दूंगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड को पता चलेगा कि मैंने कट लगाया? मैग्नेटिक फील्ड इतनी इंटेलिजेंट चीज थोड़ी जो उसे पता चलेगा कि कट लगाया। मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम बनाएगी कट लगाने के बाद भी, मैग्नेटिक फील्ड तो एग्जैक्टली सेम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी कट लगाने के बाद भी, है ना। तो अगर सेम मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, सॉरी सेम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में सेम सब कुछ दिखेगी, लेकिन चार्ज नहीं फ्लो कर रहा है। जब मैंने यहाँ कट लगाया तो करंट तो होगा नहीं। वो क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो यहाँ एक्यूमुलेट होने लगेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होने लगेंगे और इस तरह पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज मिलकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और क्रिएट करेंगे, जिसे मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और क्रिएट कर देंगे।
इस पूरे लूप में एक इलेक्ट्रिक फील्ड और क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है कंजर्वेटिव, इसको ईसी बोल दिया, और वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड रेड कलर से दिखाई थी, उसको EIN लिख दिया। अब लूप में करंट नहीं है, मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट थी, तभी यहाँ का इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पा रहा है। सही बात है क्या, है ना, बिल्कुल सही। जब मैंने यहाँ ऐसा कट लगाया था तो इलेक्ट्रॉन यहाँ के नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। नाउ दिस चार्जेस विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस चार्जेस विल क्रिएट एग्जैक्टली अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड, so that the net force on electron becomes zero in equilibrium and now no more further accumulation is there। क्या ये सब क्लियर है? बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मुझे लगता है कि ये हमको अच्छे से आ रहा होगा, है ना। अभी मोशनल EMF के समय में मैंने यही चीज कराई थी, मैंने बैटरी का EMF बताते समय भी यही चीज कराई थी, ठीक है। अच्छा, सेम क्वेश्चन वीकली असाइनमेंट में भी है, ओके ठीक है। तो अब जब हमने कट लगा दिया, इंड्यूस करंट जीरो, दैट इज अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंजर्वेटिव डेवलप हुई वो एग्जैक्टली इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो गई। नाउ दिस कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसके लिए तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ ना, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अगर मैं निकालना चाहूँ, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैसे निकाल सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर जो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। कैसे करूंगा मैं, सही बात है ना। बट एक चीज देखो, बट ऑन दिस लूप, अच्छा मैं इंटीग्रेशन करूंगा ऑन द लूप, ये इंटीग्रेशन करूंगा ऑन द लूप, ऑन लूप मैं लूप में घूमूंगा, ठीक है। लूप में मैं इस तरह से रोटेट करूंगा लाइक दिस, इस तरह से जाऊंगा लाइक दिस। मुझे अगर यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो ऐसे जाऊंगा, लूप में मोशन करने के लिए मैं ऐसे मूव करूंगा। सपोज ये मेरा इनिशियल पॉइंट था, ये मेरा फाइनल पॉइंट था, मुझे फाइनल का पोटेंशियल चाहिए इनिशियल के रिस्पेक्ट में, मुझे फाइनल का पोटेंशियल चाहिए इनिशियल के रिस्पेक्ट में, तो इनिशियल से फाइनल मूव करूंगा लाइक दिस, इनिशियल से फाइनल मूव करूंगा लाइक दिस, ठीक है। तो मैं लूप में मूव करूंगा, अगर पूरे लूप का ये ऑलमोस्ट निग्लिजिबल गैप है तो पूरे लूप का ही पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा मुझको। लेकिन पूरे लूप में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंजर्वेटिव वाली है उसको तो इंड्यूस के ठीक नेगेटिव के बराबर लिख सकता हूँ, बट द कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होगी दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू माइनस ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस साइन इसलिए बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। ये समझ में आया क्या, ये क्लियर है कि सबको, बिकॉज इंड्यूस करंट जीरो हो रहा है तो ऐसा। हाँ, अब मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं इसे, तो डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑन लूप, ठीक है। बट ओपन सर्किट कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ के बराबर होता है। ओपन सर्किट कंडीशन में यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो ईएमएफ के बराबर होता है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो रहा था यही तो ईएमएफ होना चाहिए था लूप का। बट इन ओपन सर्किट कंडीशन डेल्टा वी इक्वल टू ईएमएफ इन लूप, क्योंकि मैंने बहुत स्मॉल गैप है तो ऑलमोस्ट कंप्लीट जो ईएमएफ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तो ईएमएफ ही मुझे मिल रहा है। तो यहाँ से फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख पाऊंगा कि जो ईएमएफ डेवलप हुआ है लूप में दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑन लूप। क्या ये इक्वेशन समझ में आ रही है? बोलो, चलो बच्चे बोल रहे यस, ठीक है बहुत बढ़िया, है ना। तो अब मुझे एक इक्वेशन मिल गई जिससे मैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और ईएमएफ को रिलेट कर पा रहा हूँ। तो फैराडेस लॉ जो हमको ईएमएफ देता है वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट हो रहा है बाय दिस इक्वेशन। अच्छा, ये ईएमएफ भी लूप का है, ये इंटीग्रेशन लूप पर करना है और ये ईएमएफ भी इन लूप है, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो, तो अब इससे एक तरह से हमको ऐसा दिख रहा है जैसे कि कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस देता है और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन क्या देता है, ईएमएफ देता है। यहां से हमको चीज समझ में आ रही है।
कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन पोटेंशियल डिफरेंस देता है बट विद अ नेगेटिव साइन, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन विदाउट नेगेटिव साइन ईएमएफ देता है। क्लियर है पॉइंट ये? चलो बहुत बढ़िया। तो एक बार मैं शॉर्ट में फिर से समराइज करता हूँ क्या क्या हमने थ्योरी अभी तक समझी है। हमने देखा कि देयर इज अ रिंग सर्कुलर लूप विद इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम। तो हमने देखा जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है, वी नो दैट देयर इज सम इंड्यूस्ड करंट, है ना, हमको पता है इंड्यूस्ड करंट आता है। क्यों आएगा वो समझने की कोशिश करी। तो इंड्यूस्ड करंट के लिए अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होना चाहिए लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के लिए दे विल नीड इलेक्ट्रिक फोर्स, तो फोर्स होना चाहिए कुछ इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो हमने बोला बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तभी इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से, उसको नाम दे दिया हमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको नाम दे दिया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। So now we have established whenever magnetic field is changing with time, it creates induced electric field. मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। इसकी प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करी तो हमने अगर सर्कुलर सिमेट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ली तो सर्कुलर सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड आई, तो सर्कुलर लूप बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्स क्लोज लूप, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्स क्लोज लूप, तो नॉन कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव है तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन नहीं होता, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बदले इसके लिए क्या आता है, ईएमएफ आता है। वो अभी हमने समझा, ईएमएफ का रिलेशन देख लिया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से। उसको थोड़ा सा ट्रिकी था वो करना, वो ट्रिक व्रिक ठीक है अपन ने कर लिया है, अब ये तो सब याद रखने की जरूरत नहीं है, फाइनल रिलेशन याद रखना। चलो क्या यहाँ तक ये सब चीजें क्लियर? ओके बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम हर तरह के सिचुएशन में एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाई देयर इज ईएमआई, व्हाई देयर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेन कंडक्टर इज इन मोशन तो उसमें मोशन ईएमएफ आ जाता है। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पांसिबल टू क्रिएट करंट। ठीक है। अच्छा एक चीज और छोटी सी, मैग्नेटिक फील्ड को ये थोड़ी पता कि लूप है या नहीं, मैग्नेटिक फील्ड को लूप की प्रेजेंस थोड़ी पता, तो चाहे वो लूप में रखूंगा या नहीं रखूंगा दोनों केसेस में ही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, है ना। ये जरूरी नहीं है कि वहां पे करंट लूप रखूं, एक कंडक्टिंग लूप रखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखे, हमें हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी। अगर मेरे पास एक स्पेस है, एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, सपोज मेरे पास एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम, दिस B इज चेंजिंग विद टाइम, सपोज इंक्रीज हो रही है, फॉर एग्जांपल इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पूरे स्पेस में होगी और सर्कुलर लूप्स के फॉर्म में होगी। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर सिमेट्रिक लेता हूँ तो सर्कुलर लूप्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी लाइक दिस। एरो की डायरेक्शन कैसे डिसाइड कर रहा हूं मैं, ये एरो की डायरेक्शन कैसे डिसाइड कर रहा हूं, तो आप यहां देखो कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन में थी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करंट की डायरेक्शन में थी, तो बस यही लॉजिक है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देख लो, बिल्कुल वही डायरेक्शन में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, यस, लेंज लॉ से। और मैंने सर्कुलर सिमेट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लिए तो सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गई। मैग्नेटिक फील्ड का कैसा रीजन है उस हिसाब से फील्ड लाइन बन सकती है। हम सर्कुलर सिमेट्रिक ही देखेंगे क्योंकि वो हमको करते आती है, बाकी जगह हम नहीं देखेंगे। ठीक है, चलो तो ये ड्रॉ कर लीजिए। अब बुराउद्दीन पूछ रहा है रीजन में इलेक्ट्रिक चार्ज रखकर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को कर सकते हैं प्रूव। हाँ बेटा बिल्कुल सही, इसलिए फोर्स आता है चार्ज पार्टिकल्स पर इन मैग्नेटिक फील्ड। नहीं रचित, नहीं नहीं नहीं, चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स आता है वो इससे नहीं समझा पाएंगे अपन, ये तो चेंज होगी मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा ना, तो वो कुछ अलग है। ठीक है सर, हु विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा माधव का एक क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा हो सकता है, एक मिनट वेट करते हैं अपन, पहले बाकी देख लूं मैं। बिना इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, यही तो बात है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की चेंज से बनती है, उसके लिए चार्ज की जरूरत नहीं है, वो टाइप भी अलग है उसका, वो नॉन कंजर्वेटिव है, अलग टाइप की है। अब अंशुल ने पूछा है कभी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डायरेक्शन में चेंज हुई
तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी क्या? हाँ बेटा, डेफिनेटली होगी। मैग्नेटिक फील्ड का बस चेंज है, अगर dv बाई dt है, ये b वेक्टर लगा लो, b वेक्टर लगा लो, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम से चेंज हो रही है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। वो बात अलग है कि हम हर केस की शो नहीं कर पाएंगे, हमको हर केस का ऐसा दिमाग नहीं लगाता आएगा कि कैसे बनेगी, ठीक है, पर होगी। क्लियर? चलो, अब मेरे पास कुछ डाउट आ रहे हैं, 1 मिनट। एक माधव का डाउट था, हु विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको अपन थोड़ा सा इलॉबरेट करो, माधव क्या पूछना चाह रहे हो, इसको थोड़ा इलॉबरेट करो, क्या पूछना चाह रहे हो? माधव, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बनता है इस बात पे। माधव बोल रहा है सर इलेक्ट्रॉन सर रिवॉल्विंग इन सर्कल। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात करी आपने। ये जो लूप था, आई थिंक इसी की बात कर रहे हो। सभी बच्चे सुनिए माधव क्या बोल रहा है कि जब इंड्यूस करंट होता है तो इलेक्ट्रॉन इस सर्कल में घूमेंगे, तो इसलिए मुझे ऐसा इंड्यूस करंट दिखेगा। अब सर्कल में घूमने के लिए टेंजेंशियल फोर्स तो मैंने बता दिया इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगा, ठीक है, पर उनको सेंट्रीपिटल भी तो चाहिए, वो कैसे आएगा? सेंट्रीपिटल तो चाहिए, वो कैसे आएगा, है ना? अतर महाजन बोल रहा है देयर आर बाउंड्री चार्जेस विच बाइंड देम। बिल्कुल सही। नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम वॉल जो आप सोच रहे हो बेसिकली बाउंड्री चार्जेस का है। एक्चुअली क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पुश करेगी इस डायरेक्शन में, तो वो सीधा टेंजेंट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, टेंजेंट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। पर टेंजेंट डायरेक्शन में जो बाकी चार्जेस है वो इसको बाहर नहीं निकलने देंगे, तो एक तरह से एक इलेक्ट्रिक एक फोर्स इस पे अंदर भी क्रिएट करा देंगे। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी आती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी आती है, जो इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स देगी, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड की चेंज से नहीं आ रही है, ये तो हर जगह होगी। ये आप मान लो कि ये पूरा सिस्टम मैंने बदल दिया। अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। मान लो एक कंडक्टिंग लूप है, उसमें बैटरी लगा दी मैं, कंडक्टिंग लूप है उसमें बैटरी लगा दी, तो कंडक्टिंग लूप में बैटरी लगा तो उसमें भी तो सर्कुलर करंट घूमेगा, सही बात है क्या? कोई मैग्नेटिक फील्ड वगैरह कुछ नहीं यहाँ पर, इसमें भी तो करंट घूमेगा, है ना? तो इसमें करंट जो घूमेगा वो भी तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे उल्टा मोशन करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पे ऐसा मोशन करने के लिए सेंटर की तरफ फोर्स के लिए ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यहाँ पर भी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। इनफैक्ट किसी भी कंडक्टर को जब बेंड करो, किसी भी कंडक्टर को जब बेंड करो, तो पहले मान लो वो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, अब वो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो बेंड पर इलेक्ट्रॉन ने सर्कुलर मोशन जैसा करा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन करने के लिए उसे इलेक्ट्रिक फील्ड फील करना चाहिए, एम आई राइट? ये बात समझ में आ रही है क्या, है ना? तो हर कंडक्टर में जरूरी नहीं मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, कहीं पर भी नॉर्मल सिचुएशंस में भी जब भी तुम कंडक्टर को बेंड करते हो, so on this corners there is electric field generated along radial direction and that electric field will create some potential difference। यहाँ कुछ potential difference आएगा, इसकी walls के बीच में कुछ potential difference आएगा। जेई 2020 का एक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। उन्होंने क्या करा था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपने डाउट पूछा। तो उन्होंने क्या करा था, सेमी सर्कुलर वायर दे दिया था आपको, सेमी सर्कुलर वायर लाइक दिस, ठीक है। वो सेमी सर्कुलर वायर के अंदर विड्थ वगैरह दे दी थी, सब दे दिया था उसके अंदर, बाकी डाटा जो रिक्वायर्ड है। ये पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था, रेडियल डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा। यहाँ उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था जिससे करंट घूम रहा है, तो करंट घूमने से तुम्हें पता है कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के तुम रेडियल डायरेक्शन का पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढ सकते हो, ठीक है। चलो, अब सर्वेश पूछ रहा है कहाँ से आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आती है एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज से। जो इलेक्ट्रॉन सीधा जाना चाहता है वो यहाँ इकट्ठा होने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो सीधा जाना चाहते हैं यहाँ पर इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन की एक्सेस क्रिएट होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी क्रिएट होगी,
तो चार्ज के एक्यूमुलेशन से, प्लस माइनस चार्ज के एक्यूमुलेशन से वो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। ठीक है, चलो ओके। तो ये माधव ने जो क्वेश्चन पूछा उससे ये बात बताने का मुझे मौका मिल गया, जेई का क्वेश्चन का आइडिया देने का मौका मिल गया। चलो, तो ये आइडिया दे दिया मैंने, जब कभी पेपर करो तो देखना। ठीक है, अथर्व एक चीज और बता रहा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन लीनियर ज्योमेट्रिक हॉल इफेक्ट। बहुत बढ़िया यार, ये नाम मुझे पता नहीं था, अच्छी चीज बता दिया अथर्व, नॉन लीनियर ज्योमेट्रिक हॉल इफेक्ट, गुड। चलो, अब रचित का एक क्वेश्चन आया मेरे पास, तो जब अर्थिंग होती है कंडक्टर्स तो ये चार्ज चेंज नहीं होते। अर्थिंग होती है तो छोटे 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 जगह पे चार्ज तो एक्यूमुलेट हो सकता है। ठीक है भाई, हमको इलेक्ट्रॉन का मोशन सर्कुलर पाथ में कराने के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाहिए, तो ये चार्ज चेंज नहीं होंगे, है ना, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अर्थिंग का केस में आप किसी लोकेशन का पोटेंशियल जीरो करते हो, मैं बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देख रहा हूँ, तो ये सिचुएशन ही अलग है बेटा। हाँ, आप इसको अर्थिंग से रिलेट मत करो, क्योंकि वो अर्थिंग वाला सिचुएशन जो अपन ने पढ़ी है वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला केस है, वहाँ चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे हैं, हम चार्ज फ्लो वाली सिचुएशन देख रहे हैं, तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे चीजों को। ठीक है रचित, ओके। तो वापस आ जाते हैं, हम पढ़ रहे थे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इसके कुछ छोटी छोटी चीजें और बची अपनी, वो कंप्लीट करते। हटा दो सभी एक, तो हटा दो, देखो मैं, ओके। अब हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है ये निकालने में इंटरेस्टेड है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, हम किसी सिचुएशन में लेकिन नहीं निकाल पाएंगे, हम एक स्पेसिफिक सिचुएशन लेने वाले हैं और उसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। चलो अंशुल, बस अब अपन इस पे ध्यान दीजिए, अब जो आगे बढ़ रहे हैं उस पे। ठीक है, आपका डाउट थोड़ा होल्ड करिए। तो देखो, एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की यूनिफॉर्म, देयर इज अ सर्कुलर रीजन इन विच देयर वाज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देयर वाज सर्कुलर रीजन जिसमें बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, कैसे बनाया हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो एक सोलोनॉइड ले ली, सोलोनॉइड का क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो मुझे ऐसे ही दिखेगा कुछ, उसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म दिखेगी, राइट। सोलोनॉइड के अंदर मुझे ऐसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिख सकती है अगर क्रॉस सेक्शन देखूं, है ना। चलो, तो ये इमेजिन कर लो कि एक सोलोनॉइड जैसा कुछ था। अब सिस्टम का जो सेंटर है वहां से मैं आर डिस्टेंस पे गया, आर डिस्टेंस पे गया, मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ, dv by dt इज नॉन जीरो, लेट्स से b इज इंक्रीजिंग, फॉर जस्ट फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कि b इंक्रीज हो रहा है, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में, तो फिलहाल जस्ट मान लो b इंक्रीज हो रहा है। तो अगर अंदर की फील्ड बढ़ रही है तो अपोज करने के लिए ऐसा इंड्यूस करंट आना चाहिए, तो हम समझ गए कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान लीजिए उसका मैग्नीट्यूड E इंड्यूस्ड है। अब अगर मैं सर्कुलर सिमेट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है तो सर्कुलर लूप आर रेडियस पे घूमूं तो मुझे हर पॉइंट पे सेम मैग्नीट्यूड दिखेगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का, एम आई राइट। सर्कुलर सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी मुझे, हर पॉइंट पे सेम मैग्नीट्यूड दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, सही बात है क्या। सेंटर से आर डिस्टेंस पे मैं पूरे सर्कल पे घूमूं तो सिमेट्री की वजह से हर पॉइंट पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है तो ऑन दिस लूप में अगर ईएमएफ निकालो, ईएमएफ इन लूप इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओवर द लूप। ठीक है, अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में तो सेम है पूरे लूप पर, पूरे लूप में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम ऐसा लिख सकते हैं,
इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसको सीधा ई इंड्यूस डॉट डीएस लिख दूं मैं, ई इंड्यूस इनटू डीएस, दोनों की डायरेक्शन सेम है। ई इंड्यूस पूरे लूप पर एक जैसा है, इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, अंदर बचेगा डीएस ओवर द लूप। ओवर द लूप को ऐसे रिंग से दिखा सकता हूं, डीएस का ओवर द लूप इंटीग्रेशन दिस शुड बी 2 पाई आर, तो ई इंड्यूस इनटू 2 पाई आर ये बन जाएगा मेरे पास। क्या है, समझ में आ रहा है? एलएचएस ऑफ द एक्सप्रेशन अपन ने सॉल्व कर दिया, सॉरी आरएचएस। अब एलएचएस की बात करते हैं। ईएमएफ इन लूप क्या लिखे, फैराडेज लॉ से लिख दो। मैं डायरेक्शन डिसाइड कर चुका हूं, मैग्नीट्यूड की बात करें, इस लूप में मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ क्या आएगा, डायरेक्शन तो हम देख ही चुके हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ क्या होगा, जो भी इस लूप का एरिया है इनटू बी, उसका रेट ऑफ चेंज, उसको लिखोगे, मैग्नीट्यूड को लिखोगे डी dt ऑफ बी इनटू एरिया, एरिया लिखोगे पाई आर स्क्वायर, एरिया लिखोगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट dB by dt हो जाएगा, है ना। मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, dB by dt was already positive because b is increasing with time, तो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए मुझे यहाँ पर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से देखो, इस एक्सप्रेशन से मुझे ई इंड्यूस का एक्सप्रेशन मिल गया, 2 पाई आर अगर इधर डिवाइड कर दो तो दिस इज 1/2r dB by dt, सॉरी पाई आर स्क्वायर, तो r/2 dB by dt, दिख रहा है। 2 पाई आर से इधर डिवाइड करो, पाई से पाई कैंसिल, r/2 dB by dt, r/2 dB by dt। चलो, अब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बताई थी मैंने, लेंज लॉ से। मैंने बताया शुरुआत में, जो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ आती है वही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रही है, उसको अपोज करने के लिए बाहर मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगी, तो ऐसा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आती है वही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है। ठीक है, ये अच्छे से याद रखिएगा, इसको लिख के रख लीजिए, बहुत गलती होती नहीं तो इस पर। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल दिया हमने। अच्छा, मैंने जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला, तो मेरे सर्कुलर रीजन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट थी उसके अंदर निकाला, स्मॉल r वाज लेस देन कैपिटल R। तो बाहर चले जाता, अगर स्मॉल r वाज ग्रेटर देन R, मैं अगर बाहर चले जाता, यहां निकालता, तो क्या होता, क्या चेंज होता बाहर जाने पे, बाहर जाने पे इस आरएचएस में कोई भी चेंज होता क्या, नहीं, आरएचएस में तो कोई चेंज नहीं होता, है ना। अभी भी सिमेट्री से हर जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बोलता मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही दिखाता, मैग्नीट्यूड भी सेम होता, तो उधर वाले पार्ट में तो कुछ चेंज नहीं होता। लेकिन जो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स में केवल बी इंटू कैपिटल आर स्क्वायर लिखना पड़ता। अब आप लिखते हैं फ्लक्स को बी इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो आपका ईएमएफ वो होता पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डीबी बाई डी, और ईएमएफ इन द लूप वो हो जाता ये एक्सप्रेशन के बराबर, ई इंड्यूस्ड इंटू 2 पाई। नाउ द एक्सप्रेशन फॉर ई इंड्यूस्ड will change, so 2 pi r से डिवाइड करो, तो r square by 2 times small r into dB by dt, यस, समझ में आ रही बात। एक्सप्रेशन चेंज हो गया देखो हमारा, ठीक है। बाहर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, मैग्नेटिक फील्ड केवल सेंटर से कैपिटल आर रेडियस तक थी, स्मॉल आर अब बड़ा है कैपिटल आर से, तो कुछ ऐसा रीजन दिखेगा जहां मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही, सिलेंडर और स्फीयर जैसा कुछ याद आ रहा है आपको, ठीक है। चलो, क्या ये क्लियर है दोनों चीजें। तो आप एक चीज ध्यान से देखो, विद इन द सिलेंड्रिकल, विद इन दिस रीजन, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है, और बाहर स्मॉल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सर्कुलर रीजन है सोलेनोइड का, उसके अंदर और बाहर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट है। अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल, और फिर बाहर स्मॉल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये मैंने ग्राफ बना दिया इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का विद आर, क्लियर। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे ये।
नोट करिए जल्दी से। नोट कर लीजिए। अच्छा, अब ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल गई ना, उसका एक्सप्रेशन पता चल गया। अब मैं कहीं भी सर्कुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ। तो अब मेरे पास और भी चीजें निकालने के लिए टूल्स आ गए हैं। सपोज एक सर्कुलर रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की टाइम के साथ चेंज हो रही है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है विच इज चेंजिंग विद टाइम, ठीक है। और इस सर्कुलर रीजन में मैंने एक रॉड रख दी लाइक दिस, दिस इज अ रॉड, एक कंडक्टिंग रॉड रख दी। वो कंडक्टिंग रॉड सर्कल के सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे रखी है, सर्कल के सेंटर से कुछ हाइट h पे रखी है। कंडक्टिंग रॉड की लेंथ l, कंडक्टिंग रॉड की लेंथ l। The magnetic field into the board is B, and dV by dt, B सपोज इंक्रीज हो रहा है, dV by dt इज नॉन जीरो, ठीक है। तो आपको पता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रही है, अपोज करने के लिए ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो इस तरह के सर्कुलर लूप दिखेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के। ऐसे सर्कुलर लूप दिखेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। अब आपसे मैं पूछूं इस रॉड में ईएमएफ निकालो, इस रॉड में ईएमएफ निकालो, तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे? रॉड में ईएमएफ निकालो तो वो भी कर सकते हो। कैसे करेंगे? देखो, हमें रॉड के लिए अगर ईएमएफ निकालना है तो हमने ये लिखा था ना इक्वेशन, इससे निकाल लेंगे। ईएमएफ जब लूप में निकालना है तो लूप में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जब ईएमएफ रॉड में निकालना है तो रॉड के अलाउंग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। जब हमें रॉड में ईएमएफ चाहिए, ईएमएफ इन रॉड, तो होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई इंड्यूस्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट अलोंग रॉड। और हम ई इंड्यूस तो लिख सकते हैं क्योंकि हमें उसका एक्सप्रेशन पता है। समझ में आ रहा है क्या ये? यार अब अपना टाइम क्योंकि हो चुका है, एक आध मिनट बचा है, एक आध मिनट में होगा नहीं है, फिर आधा अधूरा रह जाएगा। तो इससे एक काम करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में कोई भी एक कंडक्टर रख दिया, तो कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है तो ईएमएफ आएगा, कितना ईएमएफ आएगा वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे निकालना अपन, ठीक है। बाकी चीजें अपनी हो गई है। और आप इसका ना बिगिनर बॉक्स तो पूरा ही कर सकते हो। बिगिनर बॉक्स तो मुझे कोई ऐसा लग नहीं रहा कि कोई क्वेश्चन है जो अटकेगा आपसे, क्योंकि ईएमएफ निकालने वाला केस जो है ना वो शायद था ही नहीं उसमें, आपके बिगिनर बॉक्स में उसको क्वेश्चन नहीं है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो बिगिनर बॉक्स तो पूरा हो जाएगा। यस, ठीक है। तो एक काम करिएगा, BB5 पूरा करके लाओ। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी बहुत कम है, तो कोई होमवर्क दे भी नहीं रहा उसमें, ठीक है। सर सेम टू सेम क्वेश्चन है, नहीं सेम टू सेम क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नहीं है वो, उसमें कुछ और पूछा है, आप देखना। इसमें ईएमएफ नहीं पूछा है उसमें, जो क्वेश्चन बिगिनर बॉक्स में, ठीक है। चलो, तो वो इजी क्वेश्चन है काफी जो बिगिनर बॉक्स में, आप करिए। नेक्स्ट क्लास में बिगिनर बॉक्स 5 पूरा होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके बच्चों, चलो तो टाइम हो गया है तो मैं रुकता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और मैं, हाँ नोट कर लीजिए, और मैं आपको सॉल्यूशंस भी जल्दी से देख लूंगा, मैंने कुछ भेज तो दिए तो ऑलरेडी, और देख लूंगा अगर इसके भेजे नहीं हो तो भेज दूंगा, ठीक है। चलो, बाय सबको, टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ यार, चलो बाय।